start a new series of financial accountancy for BCom third semester. Okay, before going ahead, let's understand what is the whole syllabus of financial accountancy. Okay, so let's begin. Is this how you repay? देखो इधर स्टार्ट कर रहे हैं अभी कौन सा चैप्टर, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, जिसका मार्क्स वेटेज है 10 मार्क्स. ठीक है, तो हमेशा की तरह पहले हर एक चैप्टर स्टार्ट करने के पहले बता देते हैं कि टॉपिक्स टू बी कवर्ड क्या क्या होना चाहिए. तुम लोग मेरे संग संग नोट डाउन करना, टॉपिक्स टू बी कवर्ड क्या क्या होगा. टॉपिक्स टू बी कवर्ड, सबसे पहला जो लिखो ना, इंट्रोडक्शन टू डिपार्टमेंट. जानेंगे डिपार्टमेंट होता क्या है. ठीक है, उसके बाद जानेंगे प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल डिपार्टमेंट वाइज. प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल डिपार्टमेंट वाइज. उसके बाद नंबर थर्ड पे तुम लोग आता है कैलकुलेशन ऑफ, नहीं ऐसे लिखना, प्रिपरेशन ऑफ जनरल पीएल ऑफ द कंपनी एंड मत लिखना, ब्रैकेट में लिखना, कैलकुलेशन फॉर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड कंपनीज प्रॉफिट. नंबर 4 पॉइंट पे तुम लोग लिखना प्रिपरेशन फॉर combined trading and PL of department. ऑफ डिपार्टमेंट मत लिखो, खाली combined trading and PL लिख लो, छोड़ दो. नंबर 5 पे लिखो, हाँ दे दे लिखो, इसमें पता है इसमें इतना कुछ नहीं लिखा है. फिर लिखो अकाउंटिंग फॉर रिटेल डिपार्टमेंट. इसका रिलेवेंस थोड़ा सा कम है, इसका रिलेवेंस बीकॉम के लिए थोड़ा सा कम है, और बाकी अगर कोई दूसरा कोर्स का स्टूडेंट लोग देख रहा है इस वीडियो को, चूँकि तो यूट्यूब पे पहला वीडियो जाता है, सपोज दैट ये जो है ना डिपार्टमेंटल, ये सीए इंटर के लिए भी रिलेवेंट है, सीएस इंटर के लिए भी रिलेवेंट है, सीएमए इंटर के लिए भी रिलेवेंट है, और बीकॉम थर्ड सेमेस्टर जिसको हम लोग दूसरा स्टेट में बोलते हैं सेकेंड ईयर, इतने लोगों के लिए चैप्टर रिलेवेंट है. ठीक है, तो उन लोग के लिए ये अकाउंटिंग फॉर रिटेल डिपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. हाँ, बीकॉम सीयू वाले स्टूडेंट के लिए इतना ज़्यादा 5 नंबर पॉइंट रिलेवेंट नहीं है. इतना कॉपी हो जाए तो बोलना. ध्यान देना, पहला जो टॉपिक तुम लोग लिखाए थे इंट्रोडक्शन टू डिपार्टमेंट, सबसे पहले समझेंगे, अभी कुछ मत नोट डाउन नहीं करने की जरूरत है. सबसे पहले ये समझेंगे कि डिपार्टमेंट होता क्या है ना. ये डिपार्टमेंट तुम लोग कुछ टर्म्स बता रहे हैं जिसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है. पहला टर्म में लिखना कुछ नहीं है, डिपार्टमेंट, ब्रांच, फ्रेंचाइजीज, और क्या होता है, बेसिकली 3 टर्म है, और क्या हो सकता है. ठीक है, बेसिकली ये 3 टर्म जो है ना बड़ा कंफ्यूजिंग है, लगता है कि सब एक ही जैसा है. डिवीजन,
कई लोग डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या चारों एक जैसा है ना, चारों अलग अलग है। हाँ, तुम डिपार्टमेंट का सिनोनिम्स बोल सकते हो, डिवीजन बोल सकते हो। डिवीजन बोलो या फिर डिपार्टमेंट बोलो, एक जैसा हो सकता है वर्ड। लेकिन ब्रांच क्या होता है, ब्रांच तुम लोग का अलग से 10 मार्क्स का है। ब्रांच क्या होता है, ब्रांच इज जस्ट एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, इट इज एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। एग्जाम्पल पता है, मेरा एक अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है कोलकाता में, ठीक है। अब मान लो कि मेरे ऑनलाइन देखने वाले स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ गया, ठीक है, और डिमांड बढ़ गया है कि दिल्ली से मुंबई से भी स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इन दैट सिचुएशन आई नीड टू प्रोवाइड क्लासेस एंड मेक सम अरेंजमेंट इन दैट सिटी, यानी कि मेरे को अरेंजमेंट करना पड़ेगा दिल्ली मुंबई में, ताकि वो लोग भी वहाँ पर देख पाए, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे ना। मोस्टली क्या होता है, जब तक फिजिकल परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं होता है, हम लोग डरते हैं। अगर मान लो कोई ऑनलाइन कुछ भी खरीदते हो तो तुम लोग सबसे पहला बोलते हो कि सर इसका कस्टमर केयर कहाँ है, आया ना। अरे कुछ हुआ तो जाके गला किसका पकड़ेंगे, है ना, गला पकड़ने वाला कोई आदमी होना चाहिए ना, तो सबसे पहले डर लगता है। यानी कि परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट तो होना ही चाहिए। अगर मान लो कि हर एक सिटी में सर्विस सेंटर अगर ना दिया जाए तो क्या होगा, क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन फॉल होगा, जब कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन होगा। आज एमआई जब पहली बार आया था तो उसका कस्टमर सर्विस सेंटर बहुत कम था, जिसके कारण उसको क्रेज उतना नहीं था, लेकिन जैसे उसने सर्विस सेंटर बढ़ाया उसका क्रेज बढ़ गया। एक और नाम के बैंक का नाम बताता है, डीबीएस बैंक, उसका सर्विस सेंटर नहीं है, लेकिन उसका इतना अच्छा फैसिलिटी है कि तुम कितना बार भी एक दिन में ट्रांजैक्शन कर लो। नॉर्मली बैंक का एक दिन में एटीएम कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हो, 3 बार महीने में, उसके बाद चार्ज लगना शुरू हो जाता है। लेकिन डीबीएस बैंक में तुम 10 बार भी ट्रांजैक्शन करो उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन फिर भी उसमें से अकाउंट खुलाने से डरता है। पता है क्यों? क्योंकि उसका कोई ब्रांच ही नहीं है, सब कुछ सिंगापुर का बैंक है, सब कुछ ऑनलाइन होता है ना। तो अगर उसी तरह से अगर हम क्या करें कि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन के लिए अपने ब्रांच खोल दे हर एक सिटी में, तो अगर हर एक सिटी में अपना अपना ब्रांच खोल दे तो वहां से लोग कम्युनिकेट कर पाएगा, वहां पर सप्लाई प्रोवाइड किया जा सकता है। कंसाइनमेंट इज जस्ट लाइक अ, मतलब कंसाइनमेंट बिजनेस जो होता है एक तरह का, देखो इधर तो क्या बता रहे थे कि ब्रांच का जरूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि बिजनेस मेरा डेवलप कर रहा है ना। कंसाइनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो कंसाइनमेंट एक तरह का वही तरह हो गया ना कि हम अपना एजेंट चुने, दूसरे शहर में भेज दिए, बोले कि जा बच्चा वहाँ पर सामान बेच के आओ। तो मेरा वहाँ पर एक एजेंसी के तौर पे वहाँ पर अपना एक दुकान खोला और वहाँ से सामान बेच रहा है, एक तरह क्या हो गया, ब्रांच खुल गया। तो फ्रेंचाइजीज क्या होता है, फ्रेंचाइजीज में क्या होता है, एजेंसी से लिया जाता है ना, ये एजेंसी के तौर पे काम करता है। जैसे क्या हुआ, तो एक एग्जांपल देते हैं, टाटा कंपनी, तनिष्क ज्वेलर का नाम सुने हो, तनिष्क ज्वेलर का, तो टाटा कंपनी का तनिष्क ज्वेलर है, वो क्या करता है, टाटा कंपनी रॉ मटेरियल कच्चा सोना, है ना, कच्चा सोना प्रोवाइड कराता है, ठीक है। कच्चा सोना मान लो कि ज्योति, है ना, ये मान लो कि, ठीक है, इसको एक तनिष्क का शोरूम खोलना है, ठीक है। ये क्या कि फ्रेंचाइज टाटा कंपनी का मालिक के पास आई, मेरे पास आई, मान लो कि हम टाटा कंपनी का मालिक हैं, ये मेरे पास आई, बोले कि सर मेरे को तनिष्क का शोरूम खोलना है, ठीक है, कोलकाता में। हम बोले ठीक है, तुमको एजेंसी मिल जाएगा, तुमको इसके लिए क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। क्राइटेरिया क्या है कि तुमको डिसिप्लिन मेंटेन कराना पड़ेगा, कैमरा लगाना पड़ेगा, क्वालिटी में कुछ गंडगोल नहीं होना चाहिए, कोई मिक्स वगैरह नहीं होना, जितना कैरेट का गोल्ड, क्योंकि मेरा नाम भी बेच रही है ना, तो अगर तुम मेरे नाम पे कुछ धोखाधड़ी करेगी तो मेरा नाम खराब होगा, इसलिए जितना कैरेट का सोना होता है उसी का रेंज में बेचना पड़ेगा। ये सारा कुछ मेरा ही, सब कुछ बिजनेस, पैसा वो लगा रही है, पूंजी वो लगा रही है, सब कुछ उसका है, बस ब्रांड किसका यूज कर रही है, मेरा। सामान सिर्फ किसका बेचेगी, मेरा। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रेंचाइजीज खुलवाना। जैसे कि और एग्जांपल बताते हैं, मॉन्गनीज जो होता है वो क्या, जितने सारे तुम लोग देखते हो ना, कैथलीन, मॉन्गनीज जो भी है, ये सारे में तुम देखते हो, तो क्या तुमको लगता है कि उसका मालिक आके, जो उसका हेड मालिक है वो आके बिजनेस करता है? नहीं, वो किसी को क्या देता है, फ्रेंचाइजीज दे देता है, ठीक है, एजेंसी तौर पे दे देता है, ठीक है। उसके बाद मटेरियल उसी का, बस इतना होता है कि सिर्फ तुम उसी का सामान बेच सकते हो, बीच में और किसी का सामान
बेच नहीं सकते, ठीक है। तो ये दो चीज हो गया, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं इसमें क्या होता है, इसमें मेरा ही बिजनेस का एक टुकड़ा कहाँ है, कलकत्ता में, दिल्ली में एक टुकड़ा है ना। इसमें क्या होता है कि मेरा ही बिजनेस है, लेकिन उसका ओनर वो अपने आप संभालेगा, उससे लेना देना नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, मेरे सामान खरीदेगा और बेचेगा। इसमें क्या होता है, सिर्फ मेरा ही सामान बेच सकता है। बहुत सारा तुम ऐसा शोरूम में देखोगी कि सिर्फ HP का लैपटॉप ही बिक्री करेगा, तो क्या HP का मालिक का वो बिजनेस करता है? नहीं, वो उससे फ्रेंचाइजीज खुलवा लेता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं एजेंसी डिस्ट्रीब्यूटर लेना, ठीक है, बिस्लेरी का डिस्ट्रीब्यूटर ले लिया, सिर्फ बिस्लेरी ही बेचेगा, ठीक है, और उसमें कोई नहीं बेच सकता। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही बेचता है, मिक्स भी करता है ना, लेकिन सारा कुछ एग्रीमेंट पे रहता है। दैट इज ज्वेलर का नियम है कि सिर्फ तुम उसी का PC चंद्रा का ज्वेलर उसमें देख नहीं सकते, उसका सिर्फ उसी का ज्वेलर रहेगा। तो ये फ्रेंचाइजीज ब्रांच समझ में आ गया। फ्रेंचाइजीज तुम लोगों को सिलेबस में नहीं है, ब्रांच है। डिपार्टमेंट डिवीजन क्या होता है ना। डिपार्टमेंट डिवीजन एक ही कंपनी के भीतर काम करता है ना। ये क्या होता है, ये कंपनी को बढ़ाने के लिए होता है, ये कंपनी को एक्सटेंड करने के लिए होता है, एक्सपेंशन के लिए होता है। और ये क्या होता है, ये कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होगा, तुम लोग एक बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहे। जैसे अगर मान लो कि एक फैक्ट्री है, एक कंपनी है, ठीक है, मान लो एक्स लिमिटेड है। ये प्रोडक्शन क्या करता है, पिज्जा बनाता है, नहीं बर्गर, ठीक है, ये बर्गर बनाता है, ठीक है। बर्गर बनाने के लिए, ठीक है, ये क्या क्या करता है, ये किसने आदमी को अपॉइंट किया, मालिक जो है, ये मान लो कि ये मालिक है, ये मालिक है, ओनर है, और इसने एक आदमी को अपॉइंट किया, ठीक है, मैनेजर। ये क्या करता है, पहले नंबर RM खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, फिर अपने अंदर 10 वर्कर को बुलाया और उसका प्रोडक्शन करवाया, ठीक है। फिर उसको क्या किया, प्रोडक्शन करवाने के बाद उसको एडवर्टीजमेंट कराया, फिर उसके बाद सेल करवाया, ठीक है, करवाना। उसके बाद तुमको क्या लगता है, ये अकेले संभाल रहा है सब कुछ, तो क्या लगता है ईमानदारी से काम करेगा, इसको सारा हाथ में इसका कंट्रोल दे दिया, क्या कैसे घपला करेगा। सुनो, सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदा, मान लो कि 50 लाख का रॉ मटेरियल खरीदा, अब बर्गर में रॉ मटेरियल क्या होगा, जो भी आटा वगैरह जो भी होता है, आटा बेसन जो भी, क्या आटा नहीं है, जो भी है, 50 लाख का रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, और उससे जो भी प्रोडक्शन हुआ, 50 लाख का मटेरियल खरीदा और खर्चा दिखा दिया कितना, 60 लाख का दिखा दिया, और 10 लाख कहाँ चला गया, पॉकेट में, वहां पे पॉकेट में गया। दूसरा, इसी के ऊपर प्रोडक्शन हुआ, मान लो कि प्रोडक्शन हो गया, एडवर्टीजमेंट के लिए डील किया, मान लो कि चुना किसको, मान लो कि कैटरीना को चुना है ना। कैटरीना से डील हुआ कितना का, 2 लाख का, ठीक है, लेकिन खर्चा कितना दिखा दिया, 3 लाख, 1 लाख फिर पॉकेट में गया। फिर जब बाजार में बेचने के लिए गया, ठीक है, तो बोल दिया कि खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, या फिर बैड डेप्ट हो गया, ठीक है, 3 लाख का बिक्री बैड डेप्ट हो गया, और कलेक्शन मात्र मान टोटल 18 लाख का बिक्री हुआ, तो उसमें से 15 लाख ही आया, ठीक है, 3 लाख का क्या किया, पॉकेट में लेके चला गया। कहने का मतलब है, कोई भी अगर सिंगल आदमी के हाथ में सारा कंट्रोल डाल दोगे तो क्या करेगा, चोरी तो करेगा ही करेगा, है ना। इसको कंट्रोल करने के लिए, इंटरनल कंट्रोल, भीतर का कंट्रोल करने के लिए तीनों को अलग अलग क्या किए, तीनों को अलग अलग काम दे दिए, है ना, अलग अलग भागों में बांट दिए। हम बोले कि एक काम करो,
अब तीनों में से कोई कम्युनिकेशन नहीं, तीनों इंडिपेंडेंटली काम करेगा। तीनों इंडिपेंडेंट का मतलब तीनों आजाद है, एक दूसरे से जुदा जुदा, कोई लिंकेज नहीं है। अब इस इन दैट सिचुएशन वहां पर क्या होगा कि ये लोग को बोले, जो भी हेड डिपार्टमेंट मैनेजर चुन दिए, एक तो चीफ मैनेजर होगा, चीफ है ना, डिपार्टमेंटल हेड, जो सबका जो हेड होगा, ठीक है। अब एक डिवीजन मैनेजर होगा जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट मैनेजर होगा, ठीक है। ये किसको रिपोर्ट करेगा? इसको रिपोर्ट करेगा। ये किसको रिपोर्ट करेगा? इसको करेगा। ये इसको करेगा, ये इसको करेगा। अगर सब कोई अलग अलग इसको रिपोर्ट करेगा तो अगर बीच में कोई भी गड़बड़ी किया तो पकड़ा जाएगा। अगर मान लो किसने परचेस कितना दिखाया, 50 लाख का, है ना, 50 लाख का परचेस दिखाया और यहाँ पर प्रोडक्शन कोई डील किया, कुछ गड़बड़ हुआ तो पता लगा लेगा ना कि तुम्हारे पास तो 50 लाख का सामान गया था, तो आखिर प्रोडक्शन 40 लाख ही कैसे हुआ? 50 लाख का सामान खरीदे तो 40 लाख का प्रोडक्शन कैसे हुआ? सेल अगर यहाँ पर होगा तो हम पूछेंगे ना बैड डेट कैसे हो गया। यानी कि हर एक लोग अपना अपना रिस्पॉन्सिबल होगा। और एक और मजे की बात ये है कि ये लोग का जो सैलरी देंगे ना, अपना डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस के अनुसार देंगे। यानी कि जो बंदा अच्छा काम करेगा, जो जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा जो डिपार्टमेंट, उसको उतना ज्यादा सैलरी मिलेगा। इसका मतलब सारा डिपार्टमेंट में क्या हो जाएगा? कंपटीशन हो जाएगा, झगड़ा नहीं, कंपटीशन हो जाएगा। अगर सारे डिपार्टमेंट आपस में कंपटीशन करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, है ना, कि सब कोई अच्छा क्वालिटी प्रोडक्शन, आज हम लोग कंपटीशन फेस कर रहे हैं ना, तभी तो हम लोग को अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट कहीं ना कहीं मिलता है, ठीक है। वरना फिर क्या होता, अगर मोनोपोली हो, तुम लोग तो पढ़ी हुई इकोनॉमिक्स में, अगर मोनोपोली हो जाए तो प्राइस बहुत हाई होगा। तो वही चीज ये लोग यहाँ भी अप्लाई हुआ, ये तीनों में कंपटीशन लगा दिया। अब कंपटीशन में इसका मतलब ये हो गया, ये सामान जो भी खरीदा है ये किसको बेचेगा? ट्रांसफर करेगा इसको, है ना। तो ट्रांसफर करेगा तो आखिर कैसे करेगा? पैसा पे कर, मतलब प्रॉफिट पे करेगा। सामान खरीदा 1 लाख का, लेकिन देगा कितना का? 2 लाख का बेचेगा। बोलोगे सर अपने आपस में ही बांट रहा है प्रॉफिट पे, मतलब ये कैसा हुआ? तो जैसे मान लो कि 4 भाई है, बड़ा भाई है, ये बड़ा भाई खरीदा, छोटा भाई को दे रहा है ना, तो उसको भी प्रॉफिट पे, ये जब इसको दे रहा है तो इसको भी प्रॉफिट पे, ये इसको दे रहा है तो इसको भी प्रॉफिट पे, यानी आपस में चारों क्या कर रहा है? प्रॉफिट पे दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों कर रहा है? तुम लोग बताओ ऐसा क्यों कर रहा है? ताकि इससे ये पता चले कि ये कितना तक कमाई करके दिखाएगा, है ना। और लास्ट में क्या करेगा? लास्ट में तो ये इसके बाद कहाँ जाएगा? कस्टमर के पास नहीं जाएगा। अभी कहाँ पे जाएगा पता है? पहले कंपनी अपना गोदाम में भेजेगा और गोदाम में से जितना चारों ने प्रॉफिट निकाल किया है सब प्रॉफिट को हटा देगा, निकाल के फेंक देगा। क्यों? कंपनी उसको, जो मेन कंपनी है उसको क्यों प्रॉफिट हटा देगा? जैसे एग्जांपल पता है, बड़ा भाई इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया। मान लो कि अल्टीमेटली जो पापा है ना, उनके लिए एक ही घर में तुम लोग आपस में कितना भी प्रॉफिट बांट लो तो प्रॉफिट तो घर में ही है, कमाई हुआ। अगर ऐसा होने लगा तो एग्जांपल बताते हैं कि तुम एक फोन कर दो, 15,000 का फोन कर दो, ठीक है। अपना छोटा भाई को 18,000 में बेच दो, ठीक है। फिर वो 18,000 वो तुम्हारा छोटा भाई मम्मी को बेच देगा 20,000 में, ठीक है। और वो तुम्हारे पापा को बेच देगा 25,000 में। तो बोले कि अच्छा प्रॉफिट गिनते हैं, देखो सबसे पहले बेचे तो हम बेचे 2,000 प्रॉफिट, फिर 3,000, फिर 4,000 जो भी है, यानी कि मिला जुला के मेरे को प्रॉफिट हो गया 2, 3, 4, है ना। 2, 3, 4 मतलब 8,000 का प्रॉफिट हो गया क्या? अच्छा 9,000, क्या 9,000 का प्रॉफिट हो गया एक्चुअल में? नहीं, ये तो धोखा है, प्रॉफिट है क्या? इसीलिए लास्ट में क्या किया जाता है? सारे प्रॉफिट को हटा दिया जाता है। उस प्रॉफिट को क्या बोला जाता है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो ये समझ में आया कि एक डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली क्यों काम करते हैं। They only concern to control, to internal control and profit maximization. The department are established with intention to internal control, make internal control effective, and try to maximize their profits. Okay, done. And all departments work independently
और डिपार्टमेंट्स वर्क्स इंडिपेंडेंटली, मतलब हर एक का डिपार्टमेंट आजाद काम करेगा। तो इस डिपार्टमेंट का नामकरण कहीं किए नहीं। इस डिपार्टमेंट का नाम क्या बोलना पसंद करोगे? परचेज डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का नाम बोलोगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसको बोलोगे एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, इसको बोलोगे सेल डिपार्टमेंट। इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। बात समझ में? अब तुम लोग जानो डिपार्टमेंट क्या होता है। तुमसे अगर कोई पूछे क्या क्या डिपार्टमेंट कंपनी का एक्सटेंडेड पार्ट है, क्या डिपार्टमेंट कंपनी का एक्सटेंडेड पार्ट है? नहीं, डिपार्टमेंट तो कंपनी का ही तो भीतर का चीज है ना। एक और बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है मेरे पास, बताएं? सुनो, डिपार्टमेंट का एग्जांपल है। तुम लोग बैंक जाते हो, पहले जमाना, आज का तो उतना नहीं होता है, पहले कभी बैंक गए हो क्या? जब कोई पैसा जमा करने के लिए, पहले का पता है 2015 में नहीं गए हो, 2016 में गए हो। तो पहले क्या होता था, अच्छा लो जो वीडियो देख रहा हो सकता है वो लोग बैंक गया होगा, और तुम लोग जो सुन रहे हो तो फिर से सुन लो। देखो क्या होता था पहले, अगर हम बैंक जाते थे ना तो सबसे पहले स्लिप उठाते थे, पे स्लिप उठा के भरते थे, अमाउंट भरते थे, ठीक है। अमाउंट भरने के बाद उसके बाद फिर उसको नंबरिंग लिखाने के लिए अलग डिपार्टमेंट, अलग एक डेस्क पे जाना पड़ता था, वो नंबरिंग देता था। उसके बाद फिर डिपॉजिटिंग लाइन में जाते थे, है ना। तब नहीं था, मतलब कि बैंक से डायरेक्ट नहीं था, एक बार गए पैसा लेना, हम गए वो दे दे पैसा, ऐसा कुछ नहीं। वो दौड़ाता था, 3 लाइन या 4 डेस्क पे दौड़ाता था, एक स्टाम्प मारेगा, एक नंबरिंग लिखेगा, एक वो करेगा, फलाना ढिमकाना, अलग अलग काम करता था। यानी एक ही काम को 3 भागों में बांट के रखा था। क्यों? तुम लोग सोचते हो, अगर सोचो एक ही आदमी के पास होता ना सारा काम, तो मैनिपुलेट कर सकता था। इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन ऑफ वर्क। इसको क्या बोलते हैं? सेग्रीगेशन ऑफ वर्क। और सेग्रीगेशन ऑफ वर्क बहुत बहुत जरूरी है, तुम हर एक जगह देख सकते हो। एडमिशन फॉर्म में देखो सेग्रीगेशन ऑफ वर्क है कि नहीं। एक डिपॉजिट एक अलग जगह लेगा, स्टाम्प अलग जगह मारेगा, वो अलग करेगा, वो अलग करेगा, बहुत कुछ है। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि एक आदमी के हाथ में सारा कंट्रोल ना चला जाए। उसके हाथ में सारा कंट्रोल चला गया तो वो कुछ भी कर सकता है। समझ में आया? अच्छा देखो एक और चीज समझो। मान लो ये डिपार्टमेंट ए है, ये डिपार्टमेंट ए है, ये डिपार्टमेंट बी है, ये डिपार्टमेंट सी है। तो डिपार्टमेंट ए हमेशा सामान किसको देगा? बी किसको देगा? सी किसको देगा? कस्टमर कंज्यूमर को, है ना। अगर जिस डिपार्टमेंट का फ्लो ऐसे जा रहा है हॉरिजॉन्टल, है ना, तो उसको बोलते हैं असेंबली डिपार्टमेंट। क्या बोलेंगे? इस तरह का डिपार्टमेंट में तुम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि रॉ मटेरियल, बेसिकली इस तरह का डिपार्टमेंट क्या होता है? एग्जांपल रॉ मटेरियल होता है मतलब कि सेमी फिनिश WIP, और यहाँ पर FG बनता है, ठीक है। इस तरह का डिपार्टमेंट देखने को मिलता है। अब तुम लोग जैसे ये बात बोले तो तुम लोग को दिमाग में आई थिंक प्रोसेस कॉस्टिंग घूम गया होगा, जो क्लास है ना कॉस्टिंग में कराने थे। तो वहां पे क्या था, यहाँ पर क्या है? सुनो, कॉस्टिंग अकाउंटिंग में क्या अंतर, दोनों में अंतर क्या हो जाता है? तो सुनो, बड़ा सा छोटा सा अंतर। वहां पर हम लोग कर रहे थे ना 90% देखोगे सब कुछ सेम जैसा लगेगा। वहां पर क्या था, हम लोग को सिर्फ मतलब ये था कि कॉस्ट निकालना था, क्या कॉस्ट लगने वाला है। यहाँ पर डेबिट क्रेडिट के साथ सब कुछ कैलकुलेशन करना है, ठीक है। यहाँ पर ट्रेडिंग PL के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। पहले जब गुड्स परचेज करता है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आता है, GP निकलता है, फिर MP निकलता है। इस कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, ट्रेडिंग PL बनाएंगे। वहाँ पर ट्रेडिंग PL जैसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था। एक लेजर जैसा बना तो देते थे, लेकिन सारा खर्चा एक ही साथ लिख देते थे, ठीक है। लेकिन ये वहाँ पर कंप्लायंस कम था, मतलब ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं था। वहाँ पर जस्ट खर्चा लिखो हो जाता था, चूंकि वो लोग कॉस्ट निकालना था। वही चीज है। अरे एक ही काम को, सुनो सुनो एक बात बता रहे हैं, शुगर का बिजनेस है, चीनी का बिजनेस है। मान लो कि शुगर मिल इंडस्ट्री, नाम दे दिए शुगर मिल इंडस्ट्री। शुगर मिल इंडस्ट्री में सबसे पहले शुगर केन बनता है। शुगर केन बनने के बाद यानी गन्ना, उसके बाद रस निकाला जाता है। रस निकाल के मोलेसिस वगैरह वगैरह जो भी हुआ, बीज का काम, पहला रॉ मटेरियल, फिर बीज का काम क्या हो गया WIP। उसके बाद फिर कहाँ भेजा गया? फिनिश गुड्स में।
तो इसका दो डिपार्टमेंट, एक कॉस्ट डिपार्टमेंट, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट। कॉस्ट डिपार्टमेंट इसी का अगर कॉस्टिंग निकालेगा, कॉस्ट डिपार्टमेंट क्या करेगा, तो प्रोसेस कॉस्टिंग में निकालेगा। अगर वही चीज को अकाउंट्स डिपार्टमेंट अगर काम करेगा तो क्या करेगा, डिपार्टमेंटल में काम करेगा। बात समझ में है? तो तुम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हो, है ना। एक्चुअल बोलोगे तो प्रोसेस और ये दोनों तो पैरेलल है, दोनों सेम लेवल का क्लास का है। बस क्या है कि तुमको पीछे दे दिया तो ऐसा नहीं कि उसका वैल्यू कम है, उसका वैल्यू बहुत ज्यादा था, ठीक है, दोनों बराबर लेवल पे है। इसको बोलते हैं असेंबली डिपार्टमेंट। अब एक चीज बात करते हैं, ऐसा जरूरी है क्या ऐसा ही होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं ऐसा होगा, ऐसा भी हो सकता है। कैसा? देखो, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये भी इसको दे रहा है, ये इससे ले रहा है, ये इसको दे रहा है, इसको दे रहा है आपस में, और साथ में कस्टमर को भी बेच रहा है। इसको बोलते हैं रिटेल डिपार्टमेंट। यानी कि तीनों किस क्या चीज का प्रोडक्शन कर रहा है, फिनिश गुड्स का। तीनों फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है, आई मीन प्रोडक्शन डील कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। अब जिसको जो जरूरत लगता है अपने आधार पर आपस में सेटल कर लेता है। मान लो कि इसके पास कम गिरा तो इससे मांग के उसको बेच देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिटेल डिपार्टमेंट। बात समझ में आया? तो जितना बात बोले हैं एक काम करते हैं, उसको नोट डाउन कराते हैं, ठीक है। देखो ये नोट्स कॉपी करो, हो गया? कॉपी हो गया तो सुनो, समझा रहे हैं, ऑलरेडी समझा चुके हैं, फिर भी जो लिखा है उसको एक बार समझा देते हैं। सबसे पहले पता है डिपार्टमेंट क्या होता है, एक सब डिवीजन होता है, ठीक है। सब डिवीजन मतलब छोटे छोटे भागों में बांटना, ठीक है। सब डिवीजन ऑफ कंपनी इनटू वेरियस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटा जाता है, और हर एक डिपार्टमेंट को अपना एक काम असाइन कर दिया जाता है। असाइन का मतलब क्या हुआ, उसको अपना एक काम टास्क दे दिया जाता है अब पार्टिकुलर एक्टिविटी पे, ठीक है। असाइंड अ पार्टिकुलर एक्टिविटी, जैसे परचेस करने का, तो देख भाई परचेस करेगा तो सिर्फ तू परचेस करेगी, है ना। वो सेल करेगी तो सिर्फ सेल करेगी, यानी उसका काम तुम नहीं कर सकते, उसका काम तुम नहीं